हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। सीए फाउंडेशन का आरटीपी नवंबर 2021 के लिए रिलीज हो गया है। आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन लेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 जो एज यूजुअल ट्रू और फॉल्स है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रू एंड फॉल्स है। ए टैली ट्रायल बैलेंस मीन्स दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बोल रहा है अगर कोई ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बनाया गया है। हम बोले फॉल्स। ट्रायल बैलेंस का टैली होना बस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है। ईरर ऑफ प्रिंसिपल और ईरर ऑफ कमीशन होने के बावजूद भी हम लोगों का ट्रायल बैलेंस मैच कर सकता है। ईरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब सर आप फिक्स एसेट्स को एक्सपेंस बोल के लिख दिए, जैसे हम मशीन खरीदे गलती से परचेज लिख दिए, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ईरर ऑफ कमीशन का मतलब मेरा टोटलिंग में ईरर हो गया, डेबिट का आइटम हम ज्यादा या कम जोड़ दिए, तो हम बोले सर ईरर ऑफ कमीशन में टोटलिंग के ईरर से भी हम लोग का ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग का ट्रायल बैलेंस मैच करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। चलिए लिखा जाए। क्वेश्चन का नंबर 1 उसका पहला फॉल्स। क्या लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस only checks arithmetical accuracy of the books. Error of principal and error of commission does not affect agreement of trial balance. तो पहला का आंसर निकल गया। दूसरा सेकेंड नंबर पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा है द रेशनल्स बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ ए सस्पेंस अकाउंट इज टू टैली द ट्रायल बैलेंस। फॉल्स। बोल रहा है सस्पेंस अकाउंट हम लोग इसीलिए ओपन करते हैं ताकि मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए। गलत। हम लोग सस्पेंस अकाउंट इसीलिए ओपन करते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन में डिले ना हो, वो समय पे अपना बना दिया जाए, बाद में एरर आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अवॉइड द डिले ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। हम बोले हाँ। चलिए लिखा जाए। तो इसका भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। सेकेंड नंबर द रैशनल behind the opening of a suspense account is to avoid delay in the preparation of financial statement. तो सस्पेंस अकाउंट को ओपन करने का लॉजिक क्या है कि सर हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, वो अपने टाइम पे बन जाए। ऐसा ना हो कि ईरर के चक्कर में वो बनाना ही ना पाए।
चलिए थर्ड नंबर पढ़ा जाए, क्या लिखा है? लिखा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन इज फॉलोड टू हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रीशिएशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस टुगेदर। बोल रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस जो मेथड है, अगर हम वो फॉलो करते हैं तो रिपेयर और डेप्रीशिएशन ऑन एन एवरेज एक समान हर साल आता है। मतलब कि सर हर साल डेप्रीशिएशन और रिपेयर दोनों का पैसा जोड़िएगा तो ऑलमोस्ट मोर और लेस हर साल सेम ही आएगा। क्या ये करेक्ट है? हम बोले हाँ ये ट्रू है। और ये वाला जो पॉइंट है इससे पहले कई सारे आरटीपी एमटीपी में ऑलरेडी हम लोग कवर किए हुए हैं। तो अगर हम लोग पुराना आरटीपी बनाए होंगे तो इसका जवाब मालूम है कि ट्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि सर डब्ल्यूडीवी मेथड में इनिशियली जब नया नया एसेट्स खरीदा जाता है तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट अधिक होता है, क्योंकि शुरू शुरू में हम लोग जानते हैं कि सर डब्ल्यूडीवी मेथड हमेशा जो एसेट्स का बैलेंस होता है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करता है। तो अगर मान लो हम कोई एसेट्स नया खरीद के लाते हैं 1 लाख का, तो पहला साल डेप्रीशिएशन 1 लाख पे लगेगा, अगले साल फिर जो सर अगले साल का बैलेंस होगा उस पे लगेगा। तो क्या अगले साल ये जो एसेट्स है उसका वैल्यू घटते चला जाएगा? हाँ। तो सर डब्ल्यूडीवी मेथड में शुरू के सालों में डेप्रीशिएशन का अमाउंट अधिक होता है और बाद के सालों में डेप्रीशिएशन का अमाउंट कम होते चला जाता है, क्योंकि सर एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन रिपेयर ठीक उल्टा है, रिपेयर शुरू के सालों में कम लगता है। क्यों? क्योंकि एसेट्स नया होता है तो रिपेयरिंग का कम जरूरत है। जैसे जैसे समय बीतता है रिपेयर का खर्चा बढ़ते चला जाता है। तो देखोगे कि सर डेप्रीशिएशन शुरू में ज्यादा है, रिपेयर कम है, दोनों को जोड़ेंगे फिर अगले साल डेप्रीशिएशन थोड़ा सा गिरा, रिपेयर थोड़ा सा बढ़ा। ऐसे करते करते लास्ट के सालों में डेप्रीशिएशन का अमाउंट बहुत कम हो जाता है और रिपेयर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एसेट जितना पुराना होगा रिपेयर उतना अधिक खर्चा कराएगा आपसे। तो ऑलमोस्ट हर साल इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो लगभग सेम अमाउंट आएगा डेप्रीशिएशन प्लस रिपेयर का। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए लिखा जाए ट्रू। In the earlier years, when assets is new, depreciation under WDV method is more and repair and maintenance is less, whereas as the assets become old, amount of depreciation is less and amount of repair and maintenance is more। तो सर जब एसेट्स नया होता है शुरू शुरू में तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट डब्ल्यूडीवी में ज्यादा होता है, डेप्रीशिएशन अंदर डब्ल्यूडीवी मेथड इज मोर एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज लेस, whereas the assets become old, amount of depreciation is less and amount of repair and maintenance is more। चलिए thus depreciation
एंड repair and maintenance expense becomes more or less uniform throughout the useful life. Of the assets. तो सर थर्ड का आंसर भी हम लोग दे दिए। ये वाला बात हम लोग कई बार कई सारे आरटीपी में कवर किए। आइए अगला पॉइंट पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ए पार्टनरशिप फर्म कैन एक्वायर फिक्स एसेट्स इन द नेम ऑफ द फर्म। फॉल्स। एक पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से फिक्स एसेट्स नहीं खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के नाम से एसेट्स खरीदता है। ये हम लोग तो क्लास 12th में भी पढ़े हैं कि हाँ पार्टनरशिप फर्म जो है उसका कोई सेपरेट आइडेंटिटी लॉ के नजर में नहीं होता है। तो लिखिए फॉल्स। फोर्थ नंबर, ए पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट परचेज या एक्वायर फिक्स एसेट्स इन इट्स नेम। वो अपने नाम से नहीं खरीद सकता है। क्यों? सिंस इट इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है इसका, इसीलिए। चलिए पॉइंट नंबर 5 पढ़े। लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द प्रीवियस ईयर शैल बी सोन एज लाइबिलिटी इन द करेंट ईयर बैलेंस शीट। फॉल्स। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो पिछले साल का होता है वो इस साल का लाइबिलिटी नहीं है। वो किस साल का लाइबिलिटी है? हम बोले सर पिछले साल का जो लाइबिलिटी है वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट था। बोले हाँ। आइए लिखे 5वां नंबर फॉल्स। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो पढ़िए। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर शैल बी सोन एज लाइबिलिटी इन द करेंट ईयर बैलेंस शीट। फॉल्स। क्या लिखेंगे? इट इज डिस्क्लोज्ड एज ए करंट लाइबिलिटी in the opening balance sheet. पॉइंट नंबर 6 लिखा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। करेक्ट, ट्रू। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन होते हैं वो सब रिलायबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से बनने चाहिए, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। कि हम लोग का फाइनल अकाउंट जो बनेगा वो किस पे बनता है? फुल डिस्क्लोजर की। सर जितनी भी बातें होंगी सब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगा। तो लिखेंगे ट्रू। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी लाइन को देख के लिखना है हम लोग को।
The financial statement must disclose all the relevant and reliable information in accordance with full disclosure principle. Seventh number. The debit note issued are used to prepare sales return book. False. डेबिट नोट परचेज रिटर्न बुक, सब्सिडरी बुक याद कीजिए. सेल्स बुक में क्या आता है सर? वहां पे तो क्रेडिट नोट आता है, क्योंकि डेटर को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं रिटर्न करने के समय, तो वहां पे तो क्रेडिट नोट इशू किया जाता है. तो डेबिट नोट कहां इशू होता है? परचेज रिटर्न बुक में. तो सर ये फॉल्स है. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? डेबिट नोट आर इशूड to prepare purchase return book. आइए 8 नंबर पढ़ें. क्या लिखा है? बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स आर टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक. बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक सब्सिडरी बुक का टाइप है. करेक्ट, ट्रू. बिल्स पेबल बुक एंड बिल्स रिसीवेबल बुक are types of subsidiary book. It is prepared in place of journal. या लिख सकते हैं it is alternate of journal. ये हुआ 8 पॉइंट. क्या यहां तक कवर कर रहा है? हाँ. पॉइंट नंबर 9 लिखा है द रिजल्ट एंड पोजीशन डिस्क्लोज बाय फाइनल अकाउंट आर नॉट एग्जैक्ट. ट्रू. जो फाइनल अकाउंट आपको दिखाता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है. फिर से पढ़े एक बार. लिखा है द रिजल्ट एंड पोजीशन डिस्क्लोज बाय फाइनल अकाउंट आर नॉट एग्जैक्ट. ट्रू. क्यों? क्योंकि सर फाइनल अकाउंट कुछ एजम्पशन से बनता है, कुछ कन्वेंशन से बनता है और कुछ पर्सनल जजमेंट्स को लेके बनाया जाता है. इसीलिए वो एग्जैक्ट बात नहीं कह सकता. एग्जैक्ट का मतलब होता है जो हर किसी के लिए सेम होता, लेकिन कुछ एजम्पशंस होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ कन्वेंशंस होंगे और कुछ पर्सनल जजमेंट्स भी होंगे. उसके कारण जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो एग्जैक्ट बात नहीं होता है. चलिए इस बात को लिखा जाए. कहां लिखे? थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर दें. पॉइंट नंबर 9 ट्रू. फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड on the basis of assumptions, conventions, concepts and personal judgment.
एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पर्सन हु प्रिपेयर दे। तो फाइनल अकाउंट क्योंकि इजम्पशंस पे ऊपर बेस होता है, कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस और पर्सनल जजमेंट पे बेस होता है, तो कभी भी आपको वो एग्जैक्ट बात नहीं बताएगा कि सर वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। लिखिए, तो ये खत्म हुआ हम लोग का पहला क्वेश्चन।